द थ्री मस्कीटियर्स जैसे मशहूर एडवेंचर नॉवेल्स लिखने वाले फ्रेंच नोवेलिस्ट अलेक्जेंडर डुमास की लिखी एक और नोवेल द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जिसमें उन्होंने एक ऐसे काल कोठरी की बात कही है जहां दुनिया के सबसे बड़े खजाने का राज छिपा है, लेकिन उस काल कोठरी से वापस जिंदा लौट आना ये मुमकिन नहीं। पूरी कहानी सुनना पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी कर ले ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 2002 की मूवी द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, डायरेक्टर केविन रेनॉल्ड्स, IMDb रेटिंग 7.7। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। साल 1815 फेरौन नाम का एक फ्रांसीसी व्यापारी जहाज वापस अपने देश की ओर अग्रसर है कि बीच समंदर में कप्तान की तबीयत खराब होने से बुरी हालत हो गई, इतना कि मंजिल पर पहुंचने का इंतजार भी नहीं किया जा सकता। गुजरते हुए उन्हें एल्बा नाम का एक द्वीप नजर आया। अब इस द्वीप की भी एक कहानी है। यहाँ अंग्रेजों ने नेपोलियन बोनापार्ट को नजरबंदी में रखा हुआ है। कोई भी अगर इस द्वीप के आसपास भी जाने की कोशिश करेगा तो उसे इंग्लैंड का गद्दार करार दिया जाएगा। कप्तान के प्रथम सहायक डैंगलर ने किसी भी हालत में वहाँ जाने से इनकार कर दिया, मगर परिस्थिति ऐसी है कि कप्तान के दूसरे सहायक एडमंड ने कप्तान को बचाने का फैसला किया और इस द्वीप तक आ पहुंचा। एडमंड के साथ है व्यापारी जहाज कंपनी के प्रतिनिधि और उसका करीबी दोस्त फर्नांड मोंडेगो। किनारे पर कदम रखते ही वहां तैनात इंग्लैंड के सैनिक पहरेदारों को लगा कि वो नेपोलियन के सहायक है और उसे छुड़ाने आए हैं। जब पूरी बात पता चली तो नेपोलियन अपने वैद्य से कप्तान का इलाज करवाने को राजी हो गया। बदले में उसने एडमंड से एक चीज मांगी। क्योंकि नेपोलियन खुद भी एक फ्रांसीसी है, उसने एडमंड से कहा कि मार्क्सी शहर में रहने वाले एक पुराने दोस्त को वो एक चिट्ठी पहुंचाना चाहता है। क्योंकि वो नजरबंदी में है, इसीलिए यहाँ से भेजे जाने वाले हर चिट्ठी को इंग्लैंड के दफ्तरों में खोलकर पढ़ने के बाद ही पास किया जाता है। मुझे ये चिट्ठी अपने खास दोस्त मॉन्सियोर क्लैरियन तक पहुंचाना है, जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये एक बड़ा साधारण सा खत है। कोई रास्ता न पाकर एडमंड ने हाँ कर दिया। नेपोलियन ने फिर कहा, याद रहे इसकी गोपनीयता बरकरार रखनी होगी। वहीं दूर से फर्नांड ने उन्हें देख लिया। उस रात जहाज का कप्तान मारा गया। इसके बाद एडमंड और फर्नांड छोटी नाव पर सवार समंदर में खड़े जहाज की ओर चल दिए। बंदरगाह पहुंचकर एडमंड ने देखा कि कोई तेज घोड़ा गाड़ी चलाते हुए बंदरगाह की तरफ आ रहा है। वो है मर्सिडीज, एडमंड की माशूका। जहाज किनारे लगने के साथ कप्तान की मौत की जवाबदेही के लिए डैंगलर और एडमंड को कंपनी दफ्तर जाना पड़ा। डैंगलर ने साफ कह दिया, मैं कप्तान को लेकर एल्बा टापू में जाने के हक में बिल्कुल नहीं था। आखिर में उससे कोई फायदा हुआ भी नहीं, कप्तान तो मर ही गया। अपनी सफाई में एडमंड ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। भाग्यवश कंपनी का मालिक भले दिल का इंसान है। ऐसे नाजुक हालात में एडमंड का लिया फैसला उसे सही लगा और डैंगलर की कप्तानी में अगला दावेदार होने के बावजूद उसने एडमंड को फेरौन जहाज का अगला कप्तान घोषित कर दिया। इस फैसले से डैंगलर जल भून पर पटकते हुए वहां से निकल गया। फर्नांड, एडमंड और मर्सिडीज ये तीनों पुराने दोस्त हैं। मर्सिडीज और एडमंड एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। फर्नांड एक समृद्ध घर से ताल्लुक रखता है। एडमंड का जिगरी दोस्त होने के बावजूद उसे कतई नहीं पसंद कि एडमंड को उससे बेहतर कोई चीज मिले, जैसे मर्सिडीज। वो मर्सिडीज को भी कई दफा बहकाने की कोशिश कर चुका है, ये कहकर कि एडमंड को अभी 1-2 साल और लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने में, तुमसे शादी करने में। लेकिन इसका कोई असर मर्सिडीज पर नहीं हुआ और अब तो एडमंड ने आकर उन्हें खुशखबरी भी दे दी और अब वो जल्दी शादी भी कर लेंगे। चेहरे से अपनी ईर्ष्या छुपाने के बावजूद ये साफ देख सकते हैं कि एडमंड को जहाज की कप्तानी और मर्सिडीज दोनों मिलता देख वो खुश कतई नहीं है। अब यहाँ एडमंड ने मर्सिडीज से कहा, जैसे ही एक अंगूठी खरीदने लायक मैं पैसे जुटा लूंगा, वैसे ही हम शादी कर लेंगे। मर्सिडीज ने अपनी शॉल से एक धागा निकालकर अनामिका पे लपेटते हुए कहा, लो बन गई अंगूठी, अभी कर ले शादी। इधर पूरी रात शराब की नशे में धुत फर्नांड को डैंगलर मिला, जिसने उसकी खाली ग्लास फिर शराब से भर दी और उसके मुंह से वो खत वाली बात फिसल गई। एडमंड से जले भुने हुए दोनों ने एक जाल बुनना शुरू किया। अगली रात एडमंड अपने पिता और मर्सिडीज के साथ अच्छा वक्त बिता रहा है। तभी उसे शहर के न्यायाधीश विलफोर्ड के आदेश अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया।
विलफोर्ड के सामने उससे पूछताछ होने लगी। क्या तुम एल्बा द्वीप पर किसी तरह से नेपोलियन के संपर्क में आए थे? हाँ, मैं अकेला नहीं था, फर्नांड भी मेरे साथ था। वो मेरे लिए गवाही दे देगा कि हम वहाँ क्यों गए थे। एडमंड बोला, मुझे नेपोलियन ने मार्सेई शहर में अपने दोस्त के नाम एक खत भी भेजा है। उसने वो खत निकालकर थमा दी। खत पढ़कर विलफोर्ड बोला, तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें नेपोलियन ने एल्बा द्वीप पर अपने पहरेदारों का समय और जगह इंगित किया है ताकि उसे वहां से निकाला जा सके। ये एक विश्वासघाती खत है इंग्लैंड के खिलाफ और तुम इसके लिए जिम्मेदार होगे। एडमंड ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता है कि इस खत में क्या लिखा है। मैं अनपढ़ हूँ, मुझसे झूठ कहा गया, मैं बेकसूर हूँ। थोड़ा रुककर विलफोर्ड बोला, खत किसे देने को कहा गया था? मॉसियो क्लैरियन, एडमंड बोला, जिसे सुनकर विलफोर्ड की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने तुरंत खत को जला दिया और बोला, मैं जानता हूँ तुम गद्दारी नहीं कर सकते। पता नहीं तुम जैसे भला इंसान इस दुनिया में क्या कर रहा है। अच्छा हुआ ये खत और किसी के हाथ नहीं मेरे हाथ लगा, नहीं तो गजब हो जाता। चलो फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं अपनी बग्गी से तुम्हें घर भेज देता हूँ। शुक्रिया कहकर जैसे ही एडमंड उसमें बैठा, बाहर से उस पर ताला लगा दिया गया। वो विलफोर्ड से मदद की गुहार लगाता रहा। इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता, उसे लेने नाव आ चुकी है। उसे दूर सजा के लिए भेजा जा रहा है। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वो अपने एकमात्र और विश्वसनीय दोस्त फर्नांड के पास पहुंचा। क्योंकि उसके पिता एक बड़े ओहदे पर है, वो जरूर उसकी मदद करेगा। लेकिन वहाँ हकीकत जानकर उसके पैरों तले जमीन नहीं रही। फर्नांड को उस खत के बारे में मालूम ही नहीं था। उसने उस रात वो खत पढ़ी भी थी और डैंगलर के साथ मिलकर उसे फंसाया। एडमंड के चेहरे पर हजारों सवाल है। उसने पूछा, आखिर क्यों फर्नांड? जिसपे फर्नांड बोला, क्योंकि मैं एक अधिकारी का बेटा हूँ और तू एक मामूली कर्मचारी का। फिर तुझे मुझसे बेहतर कैसे सब मिल सकता है? इतना बड़ा धोखा उन सब लोगों ने एडमंड को दिया जिसपे उसने साफ मन से भरोसा किया था। उसकी मासूमियत आज लूट ली गई। वो कमजोर है, गरीब है, ईमानदार है, यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने फर्नांड से कहा, मुझे जाने दो। लेकिन तलवार की नोक पर फर्नांड ने उसे एक पांव हिलने नहीं दिया जब तक न्यायाधीश के सैनिक आकर उसे ले नहीं गए। जाते जाते फर्नांड उसे शतरंज का रानी दे गया, जो खेल वो बचपन में खेला करते थे, जिसमें दोनों में से कभी कोई नहीं जीता। पर आज उसने एडमंड को हराकर ये जता दिया कि वो दोनों बराबर नहीं है और ये बात वो हमेशा याद रखे। जहाँ एडमंड को ले जाया जा रहा है वो कारागाह एक ऐसे अनजान टापू में है जहाँ एक बार जो आता है वो मौत के बाद ही वापस जाता है, जिसका जेलर है अरमांड। एडमंड का स्वागत उस पे कोड़े बरसाकर किया गया। यहाँ कारागाह में वक्त का अंदाजा रखना मुश्किल है, इसीलिए हर कैदी के जन्मदिन पर उसे चाबुक की मार तोहफे में मिलती, ताकि उसे याद रहे कि एक और साल गुजर चुका है। अब यहाँ विलफोर्ड अपने पिता के पास आया, जो और कोई नहीं मॉसियो क्लैरियन ही है। इसीलिए उसने उस खत को जला दिया था। उसने कहा, आप नेपोलियन का साथ देना कब बंद करेंगे? वो गुजरा वक्त था, उसका सूरज ढल चुका है। उसके लिए हमारे आज को बर्बाद मत कीजिए। अगर वो खत किसी और के हाथ लग जाता तो हमारा भविष्य कभी सूरज नहीं देख पाता। मैं शहर का न्यायाधीश हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता ऐसा कुछ करे। लेकिन क्लैरियन एक नेपोलियन भक्त है, वो उसके लिए कई युद्ध लड़ा है। उसे भरोसा है कि नेपोलियन का सूरज एक बार फिर जरूर उगेगा। इधर कुछ दिनों बाद फर्नांड अपनी झूठी हमदर्दी के साथ एडमंड के पिता मर्सिडीज और उस फेरॉन जहाज कंपनी के मालिक को न्यायाधीश विलफोर्ड के दफ्तर ले आया। वो ये दिखाना चाहता है कि उसे अपने बचपन के दोस्त की कितनी फिक्र है। पहले से उससे मिला हुआ विलफोर्ड ने कहा, अच्छा होगा कि आप सब भी अब एडमंड को भूल जाए, वो एक गद्दार है। फिर उसने मर्सिडीज से कहा, तुम उस धोखेबाज का ख्याल मन से निकाल कर फर्नांड जैसे बहादुर और सच्चे इंसान का साथ दो। फर्नांड ने स्वांग भरते हुए कहा, मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। और 1 महीने बाद खबर आई, 12 सितंबर की सुबह एडमंड को फांसी दे दी गई है। मर्सिडीज टूट गई और उसे थामने के मौके का इंतजार फर्नांड को ना जाने कब से था। वो टूटकर उसकी बाहों में समा गई। लेकिन ये बस एक झूठ था। एडमंड अब भी जिंदा है और हर साल जन्मदिन पर उसे कोड़े मारे जाते। एक बार तो उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, मगर नजर सामने की दीवार पे लिखे कुछ उभरे अक्षरों पर पड़ी।
वो पढ़ना भले ही नहीं जानता, पर ईश्वर पर भरोसा तो अनपढ़ भी करते हैं, और एक पत्थर से उस लिखावट को और गहरा करने लगा। ऐसे 4 साल बीत गए और एक दिन एक चमत्कार हुआ। उसे अपने कमरे के बीचों बीच जमीन से एक आदमी निकलता हुआ दिखा। वो डरकर एक कोने में दुबक गया। वो फरिया है, एक पादरी जो 11 साल की सजा काट रहा है और पिछले 5 सालों से ये सुरंग खोद रहा है, मगर आज मालूम हुआ कि वो गलत दिशा में खोद रहा था। अब दोनों को मिलकर दूसरी तरफ खुदाई शुरू करनी होगी, जो सीधा समंदर में गिरेगी, और इसमें तकरीबन 8 साल लगेंगे। एडमंड को खुद की लाचारी पर हंसी आ गई। तब फरिया बोला, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सब का ज्ञान दूंगा। एडमंड की आंखों में चमक आ गई कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा। अब सुरंग के माध्यम से दोनों एक दूसरे के कमरे तक आने जाने लगे। योजना बनने लगी। पहरेदार दिन में 2 बार गश्त लगाते हैं। एक बार सुबह हमारा मलमूत्र जमा करने, जिसमें हम सुरंग से खुदी मिट्टी छुपाकर दे सकते हैं, और शाम को खाने के लिए। इसके बीच हम बेपरवाह अपने काम में लगे रहेंगे। दिन के अलावा रात भर भी वो हाथ और पंजों से धीरे धीरे मिट्टी की परतें खोदते और उजाले के लिए पत्थर घिसकर पैदा हुई चिंगारी से अपने बाल काटकर ईंधन की तरह उपयोग में लाते। वो कहते हैं ना, जब रसद कम हो तो कोई भी चीज बर्बाद नहीं जाती। वो हर हफ्ते 3 इंच खोदते, यानी महीने का 12 फुट, और साल भर में 3 मीटर से ऊपर। ये सारा गणित एडमंड मुंह जवानी करने लगा। अब फरिया ने अपनी आप बीती सुनाई। मैं नेपोलियन के सिद्धांत में विश्वास रखता था। एक दिन चर्च में कुछ दुश्मन सैनिक रात बिताने आए। मुझे आदेश दिया गया कि मैं चर्च को जलाकर उन्हें वहीं मार दूं। बड़ी शर्मनाक बात है कि मैंने वो जुर्म किया, और बाकी की जिंदगी मैंने पश्चाताप में गुजार दी। फिर मुझे एक दिन अत्यधिक धनी आदमी एंड्रिक के पास काम मिला। वो मुझ पर काफी भरोसा करने लगा था, लेकिन कुछ ही सालों में उसका देहांत हो गया और उसकी असीम अधीर धन संपत्ति खो गई। नेपोलियन ने मुझे पकड़ लिया, इसीलिए शायद मुझे मालूम हो कि वो धन संपत्ति कहाँ है, लेकिन जैसा कि मुझे कुछ नहीं मालूम था, इसीलिए सड़ने के लिए मुझे इस कारागार में डाल दिया। तब से अपने जीवन की गलती की सजा काट रहा हूँ। एडमंड ने भी उसे अपने साथ हुई घटनाएं बताई, कैसे उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया और उस रात क्या क्या हुआ था। धीरे धीरे गुत्थी सुलझने लगी। क्यों विल्फोर्ड ने वो खत जला दिया जो सबूत था, और उसे चुप करने के लिए यहाँ भेज दिया। फरिया ने पूछा, क्या उसका कोई सगी संबंधी इसमें शामिल था? तब एडमंड को याद आया कि बहुत साल पहले विल्फोर्ड के पिता नेपोलियन की सेना में था, और वो खत भी नेपोलियन ने अपने किसी दोस्त को लिखा था। यानी वो दोस्त और कोई नहीं, विल्फोर्ड के ही पिता क्लैरियन हैं। और इस षड्यंत्र में डैंगलर और फर्नांड ने अपना अपना मतलब सीधा किया। फरिया और एडमंड में आपसी विश्वास जन्म देने लगा। कुछ साल और गुजरे, और एक दिन वो सुरंग फरिया पर ढह गई। उसका बूढ़ा शरीर उस वजन को सह न सका, लेकिन मरते वक्त उसने एडमंड को एक राज बताया, जिसे लेकर वो दफन नहीं होना चाहता। जो राज सालों से उसके अंदर है, वो अपार खजाने का नक्शा जो उसके एंड्रिक ने उसे सौंपा था। अपनी बुद्धि लगाकर इसे ढूंढना और लोगों की भलाई में लगाना। शायद फरिया भी यही करता, इसीलिए वो जेल तोड़कर निकलना चाहता था। एडमंड बोला, लेकिन मैं बदला चाहता हूँ। फरिया ने कहा, वो उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। कुछ ऐसा मत करना जिससे कि तुम्हें ये सजा सही लगने लगे। ये आखिरी के शब्द कहकर फरिया ने दम तोड़ दिया। एडमंड फिर से अकेला दिशाहीन हो गया। तभी सैनिक खाना देने आए। कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा खोला गया। तब तक एडमंड वापस सुरंग में छुप गया। फरिया के मृत शरीर को एक बोरे में बांध वो जेलर को बुलाने गए। उनके जाते ही एडमंड वापस निकला और अपने इकलौते 8 साल से रहे दोस्त के जाने का गम मनाने लगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो बोरे में फरिया की जगह खुद लेट गया। जेलर आया और उस बोरे को ढोते हुए पहाड़ी के किनारे ले गया, जहाँ से लाशों को ऊपर से फेंक दिया जाता है। लेकिन पहले एडमंड के पांव में लोहे की भारी जंजीर बांधी गई ताकि लाश ऊपर न तैरे, जिसकी चाबी जेलर के कमर पर लटकी है। इसके बाद जैसे ही वो उसे फेंकने गया, उसने बोरे से हाथ निकाल लपक कर चाबी पकड़ी और जेलर को साथ लेकर पानी में गिर गया। किसी तरह जंजीर खोल वो समंदर की सतह तक आया और जेलर को 12 साल उसे यंत्रणा देने के लिए पानी में डुबोकर मार डाला।
लहरों के थपेड़ों से जूझता हुआ वो किनारे लगा। सुबह जब नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 12 साल बाद अब वो खुली हवा में सांस ले रहा है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं रही। एक समुद्री लुटेरों का झुंड उसे देख रहा है। अब लुटेरों का सरदार वंपा ने कहा, ठीक समय में तुम हमें मिल गए। हमारी दुविधा का हल अब तुम हो। मेरा एक आदमी जैकब ने हमसे गद्दारी की। उसने लूटे सोने में से कुछ छुपा लिया है, जिसकी सजा मौत है। लेकिन दल के कुछ लोग चाहते हैं कि उसे माफ कर दे। अब तुम दोनों को लड़वाया जाएगा। अगर तुम मारे गए तो वो बच जाएगा, और अगर वो मारा गया तो तुम्हें हमारे दल का हिस्सा बनना पड़ेगा। एडमंड के पास कोई चारा नहीं, उसे लड़ना पड़ा। फरिया ने उसे लड़ने की कला भी सिखाई। उसने जैकब को हरा दिया, मगर उसे मारा नहीं, और सरदार को ये कहकर राजी कर लिया कि अब उसके पास एक नहीं 2-2 आदमी हैं। जान बख्शने के बदले में उसने जैकब के रूप में एक अच्छा दोस्त पाया। 3 महीनों के सफर के बाद वो एक बार फिर अपने शहर पहुंचा। लेकिन अब ये वो एडमंड नहीं रहा जो यहाँ से जाते वक्त था। अपने नए दोस्त जैकब के साथ एडमंड पुरानी कंपनी के दफ्तर के सामने पहुंचा और उसने देखा वहाँ अब डैंगलर का नाम लिखा है। उसी रात वो जहाज के पुराने मालिक से मिलने गया, जो उसे बेटा जैसा मानता था, जिसने उसे पिछले जहाज का कप्तान बनाया था। डैंगलर ने उसे कंपनी से निकाल दिया है। अब उनके दिन गरीबी में कट रहे हैं। लेकिन उसने अभी तक सामने बैठे एडमंड को नहीं पहचाना, तो उसने अपना परिचय एडमंड के दोस्त के रूप में दिया। एडमंड को पता चला कि उसके पिता ने अपने बेटे के गम में फांसी लगा ली, और मर्सिडीज ने एक ही महीने में फर्नांड से शादी करके पेरिस चली गई। विल्फोर्ड के पिता क्लैरियन की हत्या के बाद उसका भी तबादला हो गया है। वो भी पेरिस में रहता है। एडमंड को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। इसके बाद वो जैकब के साथ उत्तर की तरफ फरिया के दिए नक्शे की दिशा में बढ़ गया। कई पहेलों को सुलझाकर आखिरकार समंदर में डूबे एंड्रे की अपार संपत्ति तक पहुंच गया। संपत्ति इतनी ज्यादा है कि ऐसे 8-10 नाव लग जाएंगे, पर फिर भी वो खत्म नहीं होगी। उसका अगला पड़ाव है पेरिस, जहां वो शहर के रईसों में से एक बन गया और उसके बदले का सिलसिला शुरू हुआ। उसने उस हर एक को अपनी शानदार जश्न में बुलाया जो जो उसकी बर्बादी में शामिल थे, और वो कहलाया द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। लेकिन जिस मेहमान का उसे बेसब्री से इंतजार था, फर्नांड और मर्सिडीज, वो नहीं आए। एडमंड ने फर्नांड के बारे में पता लगाया। उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा। बैंक से काफी सारा लोन उसके सर पर है और वो 1 नंबर का अय्याश है। एडमंड ने वो सारे बैंक खरीद लिए, जिसमें उधारी ना चुका पाने पर फर्नांड के जहाज वापस ले लिए गए, जिससे उसका व्यापार ठप पड़ने लगा। वो अपने पुराने दोस्त डैंगलर के जहाज कंपनी में मदद मांगने पहुंचा, जैसा कि मॉन्टे क्रिस्टो यानी एडमंड चाहता था। यहाँ फर्नांड और मर्सिडीज के करीब पहुंचने के लिए एडमंड ने उसके बेटे एल्बर्ट का इस्तेमाल किया। नकली गुंडों से अगवा करवाकर खुद उसे बचाया। शुक्रिया कहने के लिए फर्नांड ने एल्बर्ट के जन्मदिन के दावत पर उसे भी घर बुलाया। फर्नांड भी उसे नहीं पहचान सका, लेकिन मर्सिडीज की आंखों को धोखा दे पाना उसके लिए मुमकिन नहीं। वो उसे गौर से देख रही है। इधर जश्न में डैंगलर भी शामिल है। मॉन्टे क्रिस्टो उसे किसी काम से बात करने ले गया। यहाँ फर्नांड को कौतूहल हो रही है कि वो दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हैं। डैंगलर को अकेला पाकर उसने पूछा, और पता चला कि मॉन्टे क्रिस्टो का कोई जहाज मार्सेई में फंस गया है, जिसमें काफी कीमती सामान है। फर्नांड को तो पैसों की दिक्कत है ही। उसने अपनी खुराफाती बुद्धि लगाते हुए कहा, एक काम करो, तुम उस जहाज को किनारे लगवा देना। हम उसे लूटकर उसमें जो भी है आधा आधा बांट लेंगे, और मॉन्टे क्रिस्टो को बताना कि उनका जहाज कभी किनारे लगा ही नहीं। अब यहाँ जैसे ही मॉन्टे क्रिस्टो वापस जाने के लिए अपनी बग्घी पर सवार हुआ, उसे अंदर मर्सिडीज बैठी मिली। वो बोली, मुझे मालूम है ये तुम हो एडमंड। मेरी आंखें तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। कौन एडमंड, जिसके मरने के 1 महीने बाद तुमने शादी कर ली थी? उस प्यार की बात कर रही हो? मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। एडमंड मर चुका है। मर्सिडीज रोते हुए वहां से चली गई। अब यहाँ डैंगलर ने मॉन्टे क्रिस्टो के जहाज को छुपा दिया और कीमती सामानों में से उसने 2 बक्से अपने लिए चुरा लिए। लेकिन पहले से तैयार मॉन्टे क्रिस्टो के वफादार जैकब पुलिस लिए वहां मौजूद था। डैंगलर को चोरी के जुर्म में सजा हो गई। एक का तो उसने शिकार कर लिया, अब
विलफोर्ड की बारी। एडमंड ने उससे 16 साल पहले कही उस झूठ के बारे में पूछा। क्यों कहा था कि एडमंड को फांसी हो गई? फर्नांड से ऐसा क्या फायदा मिलने वाला था तुम्हें? विलफोर्ड पूरी तरह से घबरा गया। तब एडमंड ने कहा, क्योंकि तुम्हारा बाप क्लैरियन नेपोलियन के पक्ष में था, जो कि एक फ्रांसीसी न्यायाधीश के लिए शर्म का कारण थी। खुद के बाप को मारने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए अपने पिता को फर्नांड से मरवाया। विलफोर्ड पागल सा हो गया। उसने कहा, हाँ मरवाया, क्योंकि मेरे पिता पागल थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं। वहां भी पहले से पुलिस मौजूद थी, जो उसके जुर्म कबूल करने का इंतजार कर रही थी। उसे उसी काले पानी की सजा हुई जो कभी एडमंड को दी गई थी। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सारे पुराने हिसाब अब पूरे होंगे। यहाँ एक बार फिर मर्सिडीज एडमंड से मिलने आई। बार बार मना करने के बाद भी कि वो एडमंड नहीं है, उसका प्यार हर बार उसे उसके पास खींच लाता। आज मर्सिडीज ने उसे वही धागे की अंगूठी दिखाई जो उसने एडमंड के नाम पे पहनी थी। वो अंगूठी देख एडमंड आगे कुछ ना बोल सका। वो आज भी मर्सिडीज से बहुत प्यार करता है। उसने उसे माफ कर दिया और दोनों ने प्यार के पल बिताए। जब सुबह मर्सिडीज घर पहुंची, फर्नांड डरा हुआ परेशान है, क्योंकि उस पर धोखाधड़ी, फरेब और विलफोर्ड के पिता के कत्ल का इल्जाम है। उन्हें यहाँ से भागना होगा, पुलिस किसी भी वक्त पहुंचती होगी। लेकिन मर्सिडीज ने साथ जाने से इनकार कर दिया और ना ही वो एल्बर्ट को ले जाने देगी, क्योंकि मर्सिडीज को एक बार हासिल कर लेने के बाद उसने दूसरी औरतों में जिंदगी गुजार दी और अब उसे पत्नी की जरूरत है। दूसरी बात, एल्बर्ट उसका नहीं, एडमंड का बेटा है और यही वजह थी कि उसने एडमंड के मरने के 1 महीने बाद ही फर्नांड को शादी के लिए हाँ कर दी। फर्नांड ने अकेले ही भागने का फैसला किया और वहां पहुंचा जहां मोंटे क्रिस्टो के उसी जहाज से चुराए कुछ बेशकीमती चीजों से भरे बक्से थे। मगर ये क्या, उनमें तो रेत भरी हुई है और एक बक्से के अंदर उसे शतरंज की रानी दिखी। फर्नांड को समझ आ गया, मोंटे क्रिस्टो ही एडमंड है, जिसे धोखा देकर उसने उसकी 16 साल की जिंदगी और सब कुछ छीन लिया था। इसके बाद दोनों में तलवारबाजी होने लगी। फर्नांड उसे उकसाने लगा ताकि वो उसे मार दे, मगर फरिया के आखिरी शब्दों ने उसे रोक लिया। तभी एल्बर्ट भी वहां पहुंचा और अपने पिता के पक्ष में लड़ने लगा, सब कुछ जानते हुए भी कि वो उसका नहीं एडमंड का बेटा है। फर्नांड बाप बेटे को लड़ने के लिए उकसाने लगा। उसी वक्त मर्सिडीज ने आकर एल्बर्ट और एडमंड को सच बताया कि उनकी रगों में एक ही खून बह रहा है, वो दोनों बाप बेटे हैं। लेकिन फर्नांड इस परिवार को पूरा होने नहीं देगा। वो तब भी एडमंड से ईर्ष्या करता था और आज भी। उसने एडमंड को तलवारबाजी के लिए ललकारा। फर्नांड एक धुरंधर तलवारबाज है, लेकिन फरिया की सीख और दुआ उसके साथ है। फर्नांड मारा गया। वक्त ने जो कुछ एडमंड से छीना था, उसके कठिन और सही रास्ते में चलने की वजह से उसे सब वापस मिल गया। उसका प्यार, मर्सिडीज, उसका बेटा एल्बर्ट और एक जिगरी दोस्त जैकब। बाकी की जिंदगी उसने फरिया के बताए रास्ते पर चलते हुए मानवता और लोगों की भलाई को समर्पित कर दिया और कहानी यही खत्म हो जाती है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।